नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन में सबसे पहले बात सिरोही में जिंदगी की जंग की, जहां शिवगंज थाना क्षेत्र के छिवा गांव में 4 साल का मासूम भीमाराम बोरवेल में गिर गया। करीब 15 फीट नीचे ये फंस गया है, जिसे बचाने के लिए पिछले कई घंटों से प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिरोही की ये तस्वीरें हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एक मासूम अपनी मां के साथ 4 साल का बच्चा भीमाराम, इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है, अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रहा था और अचानक बोरवेल में जा गिरा। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। फिर से शरद, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। शरद, अपडेट क्या है फिलहाल आपके पास? सुमित, यहाँ खड़े तमाम प्रशासनिक अधिकारी और लोगों की सांसें थमी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे तैसे जो भीमाराम है बोरवेल में फंस चुका उसे निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। बड़ी चुनौती है, लेकिन जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने हौसले के साथ, जो जवान आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जवान हैं वो भी अपने हौसलों के साथ काम कर रहे हैं। जितनी जद्दोजहद ये बाहर रेस्क्यू चल रहा है उससे ज्यादा अंदर वो बच्चा बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो 15 फीट के अंदर अटका हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंच गए हैं, सुरेंद्र कुमार, और एसपी कल्याण वन मीना भी मौके पर हैं और हर तरीके से वहाँ उसको भीमाराम जो बोरवेल में फंसा उसे बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अच्छा, बच्चे की कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं या कोई कैमरा डाला गया है जिससे उसकी गतिविधियों पर या हलचलों की कुछ एक्टिविटी सामने आ रही हो? सुमित, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भीमाराम अंदर है उससे बातचीत की जा रही है और उससे लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। उसे ऑक्सीजन के जरिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उसे पानी पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा उससे बात करके टाइम टू टाइम ये अपडेट लिया जा रहा है कि जो भीमाराम बोरवेल के अंदर जो संघर्ष कर रहा है वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। उससे हर तरीके से संवाद स्थापित किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ जो उपखंड अधिकारी एसडीएम जो यहाँ शिवगंज के हैं भागीरथ जी, वो मौके पर पहुंच गए थे। सीओ भागीरथ विश्नोई मौके पर पहुंच गए। एडीएम बुर्डक, रिचपाल बुर्डक, वो मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर है और भीमाराम को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 2 जेसीपी से शुरुआत हुई थी, अब एक फॉकलैंड मशीन भी आई है। यहाँ समाज सेवी जो रघुभाई माली है वो भी मौके पर है। तमाम प्रकार से किसी भी सूरत में कोई कमी रखने की नहीं रखी जाएगी और हर तरीके से बचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा कि ये जो 2.5 फीट का खड्डा खोदकर अंदर उसे ऊपर से नीचे तक किस तरीके से उसको बचाने का रस्सियों के थ्रू भी हर तरीके से आपदा के जो तमाम इंतजामात किए जाने थे वो किए जा चुके हैं। अब केवल कुछ देर की बात है कि भीमाराम को किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और उसको बाहर निकालने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अंदर से 2.5 फीट से ज्यादा खोदा जा चुका है। ऊपर मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि ये बोरवेल है, थोड़ा सा जूम करके बताएंगे कि इस जगह ये बोरवेल जो 7 साल पहले इसको बूर दिया था, तो हर तरीके से जो खेत के मालिक थे इसको बंद करवा दिया था, लेकिन भारी बरसात जो 2017 में आई थी उसके कारण ये बोरवेल खोखला हो गया था और अपनी मां के साथ जो दैनिक क्रिया करने के लिए जब निकले थे तो बच्चा पीछे था, उसका पांव फिसल गया और वो बोरवेल के अंदर चला गया था। भीमाराम के हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी, जो लगातार 15 फीट के नीचे 7 घंटे बीत चुके हैं और संघर्ष कर रहा है, अपने आप से जिंदगी से लड़ रहा है। और तमाम यहाँ कहेंगे राजनेताओं की बात करें तो वो भी आ चुके हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जीवाराम और भाजपा की जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, ये तमाम मौके पर हैं। सभी लोगों की एक ही मतलब कि इंतजार है कि सुरक्षित भीमाराम बाहर निकले। सबसे ज्यादा चिंता की बात है भीमाराम के जो परिजन है, माँ है और पिताजी है, जो
इंतजार में है कि जिस तरीके से सुरक्षित भीमाराम बाहर निकले। यहाँ कल्याणमल मीणा एसपी जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर तरीके से कि वो खुद नीचे उतरकर देख रहे हैं पूरी स्थिति को कि किस तरीके से आपदा का पूरा काम किया जाए, कोई भी चूक ना बचे। डॉक्टरों की चिकित्सक की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हर तरीके से इंतजामात में कोई कमी नहीं है सुमित, और सुरक्षित भीमाराम कैसे बाहर निकले इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा शरद, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार आप 7 घंटे बता रहे हैं, यानी तकरीबन 9 बजे के करीब ये बच्चा इस बोरवेल में गिरा। शुरू से एक बार बता दीजिए कितने बजे ये हादसा हुआ, कितनी देर बाद यहाँ पर प्रशासन अपने प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर पहुंचा, और कितनी गहराई तक अब खुदाई हो चुकी है, क्योंकि आप बता रहे हैं 15 फीट नीचे फंसा हुआ है बच्चा। जी सुमित, यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है। 9 बजे के बाद यहाँ के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा को सूचना दी थी। फिर संयम लोढ़ा जो एमएलए है यहाँ के, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इतला दी, और बाद में प्रशासनिक अधिकारी जो 11 बजे से पहले ही यहाँ के स्थानीय पुलिस और लोकल प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे। बाद में उच्च अधिकारी भी मौके आ गए। 11 बजे से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। करीब 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि दिन ढलने और सूरज ढलने से पहले रेस्क्यू को खत्म करके सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाला जाए। आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि लगभग खुदाई पूरी हो चुकी है, और 2.5 फीट ऊपर से नाप के लिया है। 2.5 फीट से ज्यादा हो गई। 3 फीट इनको सिर्फ अंदर से 3 फीट गहरा खोदना है। फिर किसी प्रकार से सुरक्षित भीमाराम कैसे बाहर निकले इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और पूरे मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसपी कल्याणमल मीणा मौके पर मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भागीरथ बिश्नोई जो है यहाँ के सीओ वो है, भागीरथ चौधरी जो एसडीएम है शिवगंज वो है। और मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंदर भीमाराम संघर्ष कर रहा है उसे बाहर हो रहे हर एक्टिविटी का आभास हो रहा है। वो लगातार प्रयास कर रहा है। लोकल भाषा में जो भीमाराम भील है उससे बात की जा रही है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसे टॉर्च के जरिए रोशनी दी जा रही है, ताकि उसके हौसला बना रहे, उसको ये एहसास रहे कि उसे बचाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ भीड़ है, तमाम आसपास के गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और वो आ चुके हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ है। हर तरीके का रेस्क्यू चल रहा है। और आप देखिए सुमित, मैं एक बार फिर से कहूंगा कैमरामैन को कि आप देखें कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, एसपी खुद अपने घुटनों के बल बैठकर पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। और एक काबिल तारीफ इन प्रशासनिक अधिकारियों का भी, इस लवाजमे का भी काबिल तारीफ काम। तुरंत सूचना मिलते ही यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुँच गया। शरद, आप नज़र बनाए रखिएगा और तुरंत बताइएगा, हम फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। बढ़ते हैं आगे। देश भर में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर आक्रोश है। लोग दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं पिलानी नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन हीरालाल नायक ने दोषियों को गोली मार देने की बात कही है। अपराध कोई करता है तो मैं निश्चित तौर से भारत सरकार को भी और राजस्थान सरकार से भी इस बात की मांग करता हूं कि कोर्ट के अंदर भी आपको, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए कि ऐसा बलात्कार की घटना हो उसका निश्चित तौर से 3 महीने के अंदर निस्तारण होना चाहिए, और कम से कम उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरा इस प्रकार का कार्य, घिनौना कार्य न कर सके। बहन बेटी मां के साथ ऐसी हरकतें करता है उसको फांसी नहीं देनी चाहिए। मेरी तरफ से तो उसको एटीएम शूट करना चाहिए, जो गोली मारे उसके 6। जहां एक और रेप जैसी वारदात से लोगों में गुस्सा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेतुके बयान दे रहे हैं। ऐसा हुआ कोटा में, जहां बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने दुष्कर्म पर विवादित बयान दिया है। मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर रेपिस्ट को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी को अच्छे लोगों ने वोट दिया है और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है वो बदमाश और समाज कंटक हैं। को जो वोट दिया है, क्योंकि सब अच्छे लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया वह लुच्चे, लपंगे, बदमाश, रेपिस्ट हैं, तो उनके वोटों को बचाने के लिए उनको संरक्षण दे रहे हैं। दुष्कर्मियों को, चोरों को, गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, और इसलिए ये सरकार पूरी तरह से चोरों, डकैतों, गुंडों और बलात्कारियों के साथ है।
और चलिए अब बात एक्शन में सरकार की। सीएम गहलोत ने आज 33 जिलों के कलेक्टर्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ मंथन किया। सीएम ने इस मौके पर कलेक्टर्स को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को अमल करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को कड़ा संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जो कलेक्टर्स परफॉर्मेंस नहीं करेंगे वो नपेंगे। सीएम ने इस मौके पर संपर्क पोर्टल 181 में आई समस्याओं के निपटारे में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। साथ ही पेंशन के लंबित केसों को समय पर निपटाने की हिदायत दी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही वहां किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार राजस्थान के मॉडल को अपनाएगी। प्रदेश के मॉडल का अध्ययन करने के लिए आज महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का एक दल जयपुर पहुंचा है। यहां अपेक्स बैंक में बैंक अधिकारी दल को प्रदेश की कृषक ऋण योजना का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रदेश के पैटर्न को समझने के बाद महाराष्ट्र से आए अधिकारियों का दल वापस जाकर इस योजना को लागू कर सकता है। चलिए अब बात रेजिडेंट्स की हड़ताल की। रेजिडेंट्स से थोड़ी देर में फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ बातचीत करेंगे रेजिडेंट्स। थोड़ी देर में सचिवालय में ये वार्ता का दौर शुरू होगा। फीस वृद्धि, एचआरए और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आज जीबीएम के बाद रेजिडेंट्स हड़ताल पर फैसला लेंगे। मरीजों को बड़ी राहत आज मिल सकती है अगर ये रेजिडेंट्स चाहेंगे तो। थोड़ी देर बाद फिर से बातचीत का दौर शुरू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ ये बातचीत होगी रेजिडेंट्स की और कुछ मांगे जो हैं इन पर मंथन किया जाएगा। सचिवालय में ये वार्ता होगी। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, रेजिडेंट्स अगर आज मान जाते हैं तो एक बड़ी राहत प्रदेशवासियों को मिल सकती है। मूड है इन रेजिडेंट्स का मानने का? जो चर्चा हुई और जिस तरह से सरकार का प्रस्ताव रेजिडेंट्स को मिला है उसको लेकर के इस तरह की एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज मरीजों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इनका जो वित्त से जुड़े जो मामले यानी फाइनेंस से जुड़े इश्यूज थे उस पर काफी कुछ जो है सरकार ने इनको ऑफर भी दिए थे। रात को कल वैभव गालरिया जो कि चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं उनके साथ जब चर्चा हुई थी तो इनको कहा गया था कि इनका जो एचआरए का जो मुद्दा है तो उसमें सरकार ने कहा कि जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको पहले से ही एचआरए मिलता है, और रही बात जो फ्रेशर्स हैं यानी जो एमबीबीएस करके सीधा पीजी करने के लिए आते हैं तो ऐसे रेजिडेंट्स को अलग से जो है एक भत्ता दे दिया जाएगा। वो एचआरए नहीं होगा लेकिन 2000 का भत्ता जो है उनको ऑफर किया गया है कि वो भत्ता हम दे सकते हैं लेकिन उसको हम एचआरए का नाम नहीं देंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो फीस वृद्धि का जो मसला है उसमें ये कहा गया है कि जो 5000 से फीस बढ़ाकर के करीब 1 लाख की गई है उसको सरकार घटा करके 30,000 करने को तैयार है। ये एक ऑफर दिया गया है और उस पर यह भी कहा गया है कि उस पर एक कैपिंग लगा दी जाएगी कि 3 साल अगले 3 साल जो है फीस नहीं बढ़ेगी। तो इस मुद्दे को लेकर के जीबीएम में भी आज काफी कुछ चर्चा हुई। जहाँ तक सुरक्षा का मुद्दा था उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि नए टेंडर्स होंगे तो न सिर्फ एसएमएस बल्कि पूरे प्रदेश में जो अस्पताल हैं वहां पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सरकार गंभीर है। तो उस पर भी कुछ सहमति जो है रेजिडेंट्स की बन चुकी है। तो ऐसे में लगता है कि आज जो है राहत मिल सकती है। जीबीएम हो चुकी है, अब रेजिडेंट सीधा यहाँ आकर के जो चर्चा करेंगे उसके बाद उम्मीद है कि राहत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। मामला क्या है ये बता देते हैं आपको। दरअसल 3 सूत्री मांगों पर लिखित समझौते की मांग को लेकर रेजिडेंट्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ 3 मांगों को लेकर सरकार से 2 बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन सरकार हर बार उन्हें केवल मौखिक आश्वासन देती है, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स वही आश्वासन लिखित में चाहते हैं। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी हड़ताल से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। मरीजों को
काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीबीएम अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस बार धरती के भगवान रूठे हुए हैं, जिसके कारण मरीजों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में अभी मैं हूं और इस वक्त का पहले नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी धीरज जोशी से कहूँगा कि वार्ड में पहले दिखा दे एक बार कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ासतौर पर कुछ जो बेड हैं वो यहाँ पर खाली नज़र जरूर आएंगे, क्योंकि जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद में उन्हें यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ ज़्यादा रुख यहाँ पर कर रहे हैं। मरीजों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर जो परेशानी का सबब है वो उम्मीद लगा के बैठ रहते हैं कि मरीज जब भी आते हैं तो उम्मीद लगाते हैं कि डॉक्टर पूरी तरह से सुविधा यहाँ पर मुहैया उन्हें कराएंगे, लेकिन इसके बाद भी जो चिकित्सा सुविधा है वो मुहैया नहीं हो पाती, जिसके कारण से उनकी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं ये वार्ड के अंदर हूँ और खासतौर पर आप देख सकते हैं जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है प्रशासन की ओर से। जो मरीज बाहर से आ रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी न हो, इसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था, ये स्टाफ है जो पूरी तरह से यहाँ पर काम पे लगा हुआ है और जो सीनियर जो डॉक्टर हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था, ताकि जो मरीज बाहर से आने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े? भैया है ना, मरीज वार्ड में सीनियर डॉक्टर जैसे SR है, सीनियर रेजिडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एसोसिएट प्रोफेसर ने ड्यूटी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मरीज जो आएगा इमरजेंसी सबका इलाज हो रहा है, किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो नहीं हो रही है? नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल कर रखी है, आपको लगता है कि जल्द ही उन्हें काम पे लौटना चाहिए, ताकि जो परेशानियां बनी हुई है बीकानेर की नहीं प्रदेश की बनी हुई है वो काफ़ी हद तक समाधान हो सके उस चीज़ का? उसमें दोनों को बैठ के समझौता करना चाहिए, सरकार को भी झुकना चाहिए, रेजिडेंट को भी आना चाहिए। ऐसा किसी एक की गलती नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है, पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह से काम यहाँ पर कर रहा है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो खासतौर पे देखने को नहीं मिल रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की बात कर ले तो कई वार्डों के अंदर जो बेड हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की जो वार्ता है वो सफल हो, ताकि जो मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब बात रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें अलवर और जोधपुर की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलवर की है, जहां दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और ट्रक ड्राइवर को पीट दिया। वहीं बस ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में चोरों ने सूने मकान पर हाथ साफ कर दिया और घर से लाखों का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए अजमेर से बाहर गया हुआ था और बुधवार रात जब परिवार वापस पहुंचा तो ताला टूटा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर अलवर से। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बीती रात दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घर में सो रहे लोगों को जब आवाज आई तो उन्होंने मकान की गैलरी से दो युवक नकाब पहने हुए जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पीड़ित परिवार के घर में अलमारी को देखा तो उसमें रखे हुए करीब 6 लाख रुपए के जेवरात गायब मिले। तो करीब 2:30-3 बजे की बात थी। दो नकाब के अंदर प्रवेश किए थे। पता नहीं पहले छुपा बैठा हुआ था कि कैसे, ना कोई लॉक टूटा ना कुछ टूटा। उन्होंने तुरंत पहले तो उसने बेड शीट को देखा है, बेड शीट को चाबी मिल गई। चाबी मिलने के बाद उन्होंने अलमारी में जो जेवरात था वो निकाला है। क्या क्या सामान था? एक तो हार का सेट था 4 तोला का, एक 2.5 तोला का पुराने टाइप का था, और 4 अंगूठी थी, एक चेन और लॉकेट था उसमें। ये NAB थाना क्षेत्र में परिवहन नगर है। इसमें करीब 3:15 बजे हमें सूचना मिली कि मकान है जिसमें अज्ञात चोर घुस गए हैं। तुरंत मौके पर पहुँचे तब मकान मालिक ने बताया कि 2 नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे हैं, जिनको उन्होंने भागते हुए देखा है।
पिछले 5 सालों में सरपंचों से ना किसी ने सवाल पूछा और ना किसी ने जवाब मांगा। तभी तो प्रदेश के झुंझुनू जिले के सरपंचों के पास केंद्र सरकार से पंचायतों को भेजे जाने वाले पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। झुंझुनू के सरपंचों ने 150 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अकेले उदयपुर वाटी क्षेत्र में 40 पंचायतों में 75 करोड़ का काम कब और कहां हुआ, इसका भी हिसाब सरपंचों के पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उनका कार्यकाल खत्म होने को है। यदि ऐसे हालात पूरे प्रदेश के हैं तो यह आंकड़ा 1000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का होगा। झुंझुनू जिला परिषद सीईओ ने सभी पंचायत समिति बीडीओ को अब पाबंद कर दिया है कि जब तक सरपंच अपने पुराने पैसों का हिसाब किताब ना दें तब तक उन्हें केंद्र से आई अगली किस्त की राशि ना दी जाए। 5 साल के दौरान जितनी भी राशि सीधी पंचायतों खातों में गई, उनका हिसाब किताब देने में काफ़ी शिथिलता रही है। विशेष तौर पर उदयपुर वाटी ब्लॉक में जितने भी सरपंच हैं उन्होंने 5 साल की राशि का कहाँ खर्च की इसका कोई हिसाब नहीं दिया। और इसी चक्कर में वहाँ निरीक्षण के लिए उदयपुर वाटी गया था, ये स्थिति सामने आई। और अगला जो किस्त आ रही है, अगली किस्त, उसके लिए हमने पाबंद किया है बीडीओज को कि वो उनकी पंचायत समिति के खाते से पंचायत में ट्रांसफर जब तक नहीं करें जब तक पुराना हिसाब नहीं देते हैं। 12 में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बजरी की 3 और पत्थर से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। हालांकि वन विभाग की टीम आने से पहले ही माफिया फरार हो गए। वन विभाग और पुलिस ने यह कार्रवाई गांव वालों की शिकायत पर की गई। और अब बात उस मुहिम की जिसे प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में चलाने की जरूरत है ताकि हमारी बेटियां निडर रहें, सुरक्षित रहें। अब मंचलों की खैर नहीं। मरुधरा की हर बेटी मर्दानी। गुड टच से बैर नहीं। बैड टच तो खैर नहीं। गुड टच बैड टच मुहिम। जरूरत है और जरूरी भी, ताकि हर बेटी महफूज रहे हैवानों से, दरिंदों से, हर उस नजर से जो बुरी है, नापाक है। तभी तो दौसा में दरिंदों की बुरी नजर से लाडो को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। गुड टच बैड टच को बताया जा रहा है, साथ ही सेल्फ डिफेंस के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। हर एक लड़की का दायित्व बनता है कि वह अपनी आत्म सुरक्षा कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अगर उसको किसी भी बात का भय नहीं हो, वह अपना जीवन खुल के जी सके, उसको किसी भी बात का डर ना हो। हमें बचना चाहिए लड़कों से। अगर हमें कोई गंदी नज़र से देखता है तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें ये सिखाया गया कि कोई अगर लड़का बुरी नज़र से देखता है तो उसके विरोध करना चाहिए और हमें किसी भी बात का छुपा के नहीं रखनी चाहिए। माँ बाप को हर दुख सुख बताना चाहिए और हमें किसी बात से वो नहीं रहना चाहिए। दौसा पुलिस ने निजी संस्थान के साथ मिलकर एक अनोखी पहल शुरू की। सरकारी स्कूल में जाकर बालिकाओं को गुड टच बैड टच के साथ साथ मंचलों की मरम्मत के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दौसा पुलिस का मानना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा और मरुधरा की मर्दानी अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। मेरा मानना यह है कि बच्चियों को अपनी जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं स्कूलों में, उनको आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जाएं, उनको ट्रेंड किया जाए और उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकें हमेशा, ताकि बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा। इससे बच्चियों में अपने आप को समझने की ताकत मिलेगी। जरूरत है तो दौसा की तरह ही प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों में इस तरह के अभियान को चलाने की, ताकि मरुधरा की बेटियों के आगे मन चले पानी भरते नजर आए।
दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब बात बिहार के दरभंगा की, जहां गर्ल्स हॉस्टल की छात्रों ने एक मजनू की जमकर लात, घूंसों और चप्पलों से पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्राएं मजनू को लात, घूंसे और चप्पलों से पीट रही हैं। एक छात्रा शोहदे का कॉलर पकड़े हुए है और बाकी 2 छात्राएं उसे पीट रही हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के ललित नारायण यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कैंपस की है। गलत लड़की के साथ फंसे हो बेटे, गलत लड़की के साथ। चलो हाँ। दरभंगा बिहार की ये तस्वीरें हैं और इस तरह के मंचलों को शायद सबक सिखाने के लिए ये एक अच्छा पाठ है। छात्राओं ने जब इस शख्स ने, इस व्यक्ति ने, इस मंचले ने छात्राओं के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, छेड़खानी शुरू की, तो इन्होंने इसकी जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।